हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने टॉप 70 एमसीक्यू लेकर आई हूं जो अब तक हमने पोम पढ़ी थी उनकी। जैसे कि हमने विलियम शेक्सपियर की पोम पढ़ी थी, पूरे डिटेल में लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें एंड उसके बाद जो है अराउंड 7 जो पोम्स है आपकी मैं करवा चुकी हूँ, और उन 7 पोम्स का आज हम रिवीजन के तौर पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे सो दैट ये आपके अपकमिंग सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। जो पहली पोम थी हमारी शेक्सपियर की, वो हमने देखी जिसका नाम था हमारा वेंट टू द सेशंस, सोनेट नंबर 30। देन जॉन मिल्टन की ऑन इज अराइविंग एट 23rd बर्थडे, वो हमने पोम करी। उसके बाद जॉन डन की द सन राइजिंग हम लोग कर चुके हैं। देन वी हैव जॉन ड्राइडन अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, और उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर हमने किया। और रिसेंटली आपने जो है मेरी एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में जो है सारी की सारी आपको जो है पोम जो 110 लाइनों की थी, दैट इज द लास्ट राइड टुगेदर रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो एक जो है विक्टोरियन पोएट हैं, वो हमने पूरी एक क्लास में जो है कवर की। तो अब तक जो है हमने ये 7 पोम्स जो है वो डन कर दी हैं। हमने लाइन बाय लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन जो है देखी है विद लिटरेरी डिवाइसेस, और डिफिकल्ट वर्ड जो है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो आज जो है उन्हीं 7 पोएम्स का मैं यहाँ पे एक सीरीज लेकर आई हूँ एमसीक्यू के थ्रू। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट इनको प्रैक्टिस करते हैं। सो यू हैव टू स्टॉप दी अदर डिस्ट्रैक्शंस। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना है और देखना है, कुछ भी नोट डाउन करने की या स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम जो पीडीएफ है अगर आप कहेंगे तो ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट करूंगी। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें जो है ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाइए, सो दैट जो मुझे पता तो चले कि यू आर इंटरेस्टेड इन और नॉट। ठीक है, तो देखिए लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन के नाम से सेम जो है टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उस पर जो है जाकर के इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। सो नो नीड टू राइट एनीथिंग, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है। सो बी केयरफुल, और प्लीज अपना जो है सब डिस्ट्रैक्शंस आप एक बार के लिए साइड रख के और अपना फुल फोकस के साथ इस क्लास को देखें। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके जो है 10 क्वेश्चन ईच जो आपकी पोम है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इन बिटवीन लगे वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं। फर्स्ट हम पोम देखेंगे जो आपकी है शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30, जिसका नाम क्या है, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। और हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, यू नो दैट, जिन्होंने मेरी क्लास शुरू से देखी है। यहां पर देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट लीगल मेटाफर द शेक्सपियर यूज इन द ओपनिंग लाइन। जो ओपनिंग लाइन है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसमें जो है कौन सा लीगल मेटाफर यूज किया है, तो आपको पता है कोर्टरूम सेशन की बात हुई है। तो ये कोर्टरूम सेशन जो है वो एक लीगल मेटाफर है, यानी कि इसको जब लीगल प्रैक्टिस की जाती है, कोई केस की हियरिंग होती है, वहां पर जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो यहां पर कोर्टरूम सेशन जो है वो यूज किया गया। किस लिए किया गया, देखिए ये सेशंस जो है रेफर्स टू अ सिटिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। The poet compares his silent reflections to a courtroom where past memories are cross-examined. तो आप समझ गए होंगे इस लाइन को अगर आपने पोएम मेरे साथ जो है पढ़ी है। नेक्स्ट यू हैव व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्पीकर सोरो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सोनेट। देखिए जो वेंट टू द सेशंस ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट जो है, इसके अंदर जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सोनेट आपने पढ़ी थी, जो ऑक्टेव वाला था जिसमें प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो है वो क्या थी वो आपको बता रहा है। यानी जो शेक्सपियर की सोनेट है ये ऑक्टेव एंड सस्टेट में जो है डिवाइड, आपको पता है ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स का जो आपका स्टेंजा है, और सस्टेट का मतलब होता है जो 6 लाइन्स का स्टेंजा है। टोटल 14 लाइन्स, यानी इसको हम कहते हैं 14 लाइन्स की पोम को सोनेट। तो शेक्सपियर की जो ये सोनेट है इसमें ऑक्टेव एंड सस्टेट में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हाफ जो है वो एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है, वो प्रॉब्लम क्या है, रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट लॉसेस एंड डेड फ्रेंड्स। तो आपको ये बात जो है पोम के अंदर मिली थी कि उसको किस चीज की परेशानी है, किस चीज को जो है वो अपने कोर्ट रूम में सेशन के लिए बुलाता है, तो अपनी पास्ट मेमोरीज को जो उसकी दुख से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए What does the phrase death's dateless night mean? अब देखिए डेथ की डेटलेस नाइट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंडलेस इटर्नल डार्कनेस ऑफ डेथ। यानी डेटलेस का मतलब हो जाएगा कि हियर मींस विदाउट एन एंड डेट, सिग्निफाइंग द इटर्निटी ऑफ डेथ। मतलब आपको नहीं पता कि वो डेटलेस नाइट मतलब कौन सा वो दिन आएगा जब ये उसकी मेमोरीज जो है वो ऑलवेज जो है स्टॉप हो जाएंगी, या कब जो है वो इंसान आपकी लाइफ में जो है इंपॉर्टेंस यानी इटर्निटी को, डेथ को जो है वो प्राप्त कर लेगा। तो आप देखिए डेटलेस यहां मतलब है विदाउट एन एंड डेट। तो ये जो है इसका आंसर एंडलेस इटर्नल डार्कनेस ऑफ डेथ को जो है डेथ डेटलेस नाइट
फ्रेज जो है वो रेफर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव कि सोनेट जो है वो शिफ्ट हो जाती है एट द एंड। देखिए क्या था कि इन द वेरी बिगनिंग जो आपका ऑक्टेव वाला स्टेंजा था इस शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 का, उसमें क्या थी, प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसके अंदर वो बताता है कि कैसे जो है उसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो सोरोज हैं, आप कह सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में, पास्ट मेमोरीज जो उसको हॉन्ट कर रही हैं आज भी, वो किस प्रकार से जो है वो प्रॉब्लम्स जो है उसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, और कैसे जो है वो अचानक से अपना जो है शिफ्ट कर लेता है। यानी एट द एंड पहले तो वो सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे दुख और उनसे घिरा रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द पोएम जब सस्टेट आता है तो एक फ्रेंड की मेमोरी से वो थोड़ा सा आउट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आप कह सकते हो कुछ पल के लिए उस जो दुख की घड़ी में वो चला गया था वहां से बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर लेता है। तो क्या था, इट बिकम्स जॉयफुल एंड कंफर्टेड बाय थिंकिंग ऑफ अ फ्रेंड। अ फ्रेंड का मतलब एक फ्रेंड। तो देखो लास्ट लाइन में लिखा है ना, फाइनल कपलेट में, ये वोल्टा था। देखिए क्या था, पहले वो परेशान था, यानी वो पहले पेन में था, और पेन से उसने टर्न लिया, किसके कारण, एक फ्रेंड की मेमोरी उसको आती है, उस मेमोरी के कारण उसकी जो है टर्न आता है, और उस टर्न को यानी जब पेन से वो जॉय में आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ थॉट को, इसको कहते हैं वोल्टा। और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका जो शिफ्ट है एट द एंड वो किस, व्हाट डज द टर्न ऑफ द सोनेट, हाउ डज द टर्न ऑफ द सोनेट कंप्लीटली शिफ्ट एट द एंड, तो इट बिकम्स जॉयफुल कंफर्टेड बाय द थिंकिंग ऑफ अ फ्रेंड। तो ये यहां से इस लाइन से, कपलेट से हमें देखने को मिली थी। Next question you have, which financial accounting terms are used metaphorically in sonnet number 30? अब देखिए आपको पता है कि जब सोनेट नंबर 30 पढ़ोगे तो उसके अंदर एक तो आपको मिलेगा लीगल मेटाफर्स, दूसरा उसके अंदर जो है टेल मतलब जो अकाउंट होता है, पे होते हैं, लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, यानी इनकी भी ये बात करेगा। तो आप देख सकते हैं जो वर्ड्स थे, कैंसल्ड, वू, टेल ओवर, पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, ट्रीट ग्रीफ लाइक ए फाइनेंशियल लेजर। तो देखिए इसके अंदर जो है वो ग्रीफ को एक फाइनेंशियल लेजर के रूप में जो है यूज करता है। कैसे यूज करता है, वो कहता है टेल ओवर, पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। तो जैसे आप जो है कोई पैसा वगैरह आपको देता है तो उस पैसे को आप टेल ओवर करते हो ना, कि जितने बता रहा है उतने हैं कि नहीं है। तो ये जो है ग्रीफ जो है उसको यहाँ पर टेल अकाउंट पे लॉसेस और एक्सपेंसेस के साथ जो है उसने फाइनेंशियल जो है टर्म्स को यूज करके कंपेयर किया है मेटाफोरिकली। नेक्स्ट यू हैव, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सोनेट नंबर 30 जो है वो फॉलो करती है शेक्सपियरियन फॉर्म, यानी 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 राइमिंग कपलेट है इसके अंदर, और इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी, यानी लास्ट में क्या है हमारे पास कपलेट है। जैसे कि हमने देखा जो आपका जॉयफुल जो टोन है उसके अंदर आपको वोल्टा नजर आया, यानी पहले वो परेशान था और अचानक से एक फ्रेंड के थॉट ने उसका जो मूड है वो जॉयफुल कर दिया, और यहाँ पे हमने कहा कि टर्न ऑफ थॉट जो है वो वोल्टा होता है। तो जी जी जो कपलेट है उसके अंदर हमने ये चीज देखी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो सेकंड है इसका 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ग्रीव एट ग्रीवियंसेस फॉरगोन। अब देखिए ये क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। ग्रीव एट ग्रीवियंसेस फॉरगोन, फॉरगोन का मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात हो रही है ना। तो वरिंग अबाउट फ्यूचर, नहीं ये तो नहीं हो सकता। फॉरगिविंग पीपल हु हर्ट हिम या ग्रीविंग ओवर ओल्ड सोरो। तो देखिए फॉरगोन का मतलब जो आपके साथ हो चुका है, जो पेन आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, जैसे पोएम में हमने डिस्कस किया था। तो ग्रीविंग ओवर ओल्ड सोरोस अगेन होता है ना, कोई दुख ऐसा है आपका जो आपको बार बार जो है आपको महसूस होता है, इन रोज जो है आप उस चीज से गुजरते हो, सेम एक्सपीरियंस से, वो कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। तो उसको बार बार जब आप मॉर्न करते हो तो आपको सेम ही फील आता है जैसे वो रिसेंटली आपके साथ हुआ। तो इस पोएम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे जो पोएट है वो ऐसे ही ग्रीवियंस की बात करता है। तो फॉरगॉन मींस पास्ट हो गया। द स्पीकर इज रीलिविंग, रीग्रीविंग पास्ट हार्ट ब्रेक्स ऑल ओवर अगेन, फिर से उसको सेम जो है दुख का एहसास हो रहा है। उसके बाद स्वीट साइलेंट थॉट, आपको पता है इसके अंदर स जो है दोनों जो वर्ड्स है, यानी एक सिंगल लाइन में सेम जो है साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, स का साउंड, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये एलिट्रेशन है। तो रिपीटेशन ऑफ द स साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिट्रेशन। आई होप ये इजी क्वेश्चन है। पर्सोनिफिकेशन आपको पता ही है, जब ह्यूमन एक्शंस जो हैं उनको आप जो है नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हो, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है डैफोडिल्स डांस्ड इन द फील्ड। तो डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं, डांस करने का काम किसका है, ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स डू।
तो जो डांस है, वो जो वर्ब है, वो एक्शन जो है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, डैफोडिल्स कर रहे हैं, यानी वो लहलहा रहे हैं, उसको डांस के साथ जो है यहाँ पे यूज करके और उसको पर्सोनिफाई कर दिया। ओनोमोटोपिया आपको पता ही है कि जब कोई साउंड जो है, जो आप पोम के अंदर जो है उस साउंड को तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो साउंड को प्रोड्यूस करने वाले जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं बाय द पोएट, उसको हम ओनोमोटोपिया कहते हैं। जैसे स्नेक का जो है हिस साउंड हो गया, यानी पोम के अंदर लिखा होता है हिस, है ना, HISSS, तो ये जो हिस साउंड है, या फिर क्रॉक क्रॉक जो फ्रॉक का साउंड है, ये आपका ओनोमोटोपिया है। ऑक्सीमोरोन आपको पता ही है कि टू जो एक सिंगल लाइन के अंदर टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स होते हैं और उनको ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे डे एंड नाइट, है ना, विन एंड लॉस। तो ये जो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। बट यहाँ पे स्वीट साइलेंट थॉट पूछा है, तो सा साउंड रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैवी एक्सेंट ऑफ एन ओल्ड न्यू वू इम्प्लाई। अब देखिए, हैवी एक्सेंट ऑफ एन ओल्ड न्यू वू, वू का मतलब हो गया पेन या सोरो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हैवी एक्सेंट of a old new view, मतलब the painful tone of repeating old sorrows as it fresh। आपको पता है ये old new मतलब जो old था, बट वो दर्द जो है वो हमें अभी भी क्या लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, यानी आप अभी भी सेम जो है सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो the painful tone of repeating old sorrows as if fresh। ये यहाँ पर लाइन आई थी पोम के अंदर, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ड वेस्ट इन सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, आई समन अप रिमेम्बरेंस विद ओल्ड वो न्यू वेल माय डियर टाइम्स वेस्ट। तो आपको पता है टाइम्स वेस्ट का मतलब क्या है, ये कहा था ना कि पुराने जख्मों को वापस से खुरेदने का कोई जो है मीनिंग नहीं है, यानी कोई उसका जो है वैल्यू नहीं है, वो वर्थलेस है, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कुछ इस फॉर्म में था, तो ये हो गया द डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम स्पेंट इन सोरो, यानी ऐसा टाइम जो आपका जो है वैल्यूएबल टाइम था और उसको आपने किस पे गवा दिया, किसी चीज पे दुख मनाने में आपने जो है बिता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हु इज द अल्टीमेट सेवियर ऑफ द पोएम्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का। देखिए, इमोशनल जो स्टेट थी इस पोएम के अंदर, वेंट टू द सेशन ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट, जो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सोनेट नंबर 30 है, उसमें अल्टीमेट सेवियर जो है वो कौन प्रूफ होता है, यानी पहले वो दुखों से गुजर रहा है, बट अचानक से उसको एक फ्रेंड की याद आती है, तो उसका एक डियर फ्रेंड होता है जिसकी याद से उसके सारे लॉसेस जो हैं वो इंस्टेंटली, यानी वो अच्छी यादों में चला जाता है ना, जो स्पीकर होता है, जो पॉइंट होता है, वो अच्छी यादों में चला जाता है, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके एक फ्रेंड की याद के साथ वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो दिस इज अबाउट दिस पोएम व्हेन द सेशन टू द स्वीट साइलेंट थॉट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, ये पोम जो है ये आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट पोम है, जो कि लीगल मेटाफर्स का यूज करके विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, जिसमें फाइनेंशियल जो है कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज की गई हैं जो रिलेटेड टू फाइनेंस होती हैं। तो आप इसको अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी भी जो है आप एक मेरी इस क्लास को विजिट करके, जो आपकी शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 है, उसे विजिट करके उसको देख सकते हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोम, दैट इज जॉन मिल्टन ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23rd। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इस पोम में क्या है कि ये पोम जो है पेट्रार्कन सोनेट का एग्जांपल है। इसमें ऑक्टेव और सस्टेट, यानी शेक्सपियर वाली जो थी वो कैसी थी, उसमें आपकी जो पोम है वो 14 लाइंस की थी, जिसमें 12 लाइंस जो थी वो आपकी रिलेटेड टू प्रॉब्लम थी, फिर चेंज ऑफ हार्ट यानी वोल्टा आता है, और लास्ट 2 जो है कपलेट होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 8+6 का होता है। 8+6 मतलब हो गया आपका कि ऑक्टेव प्लस सस्टेट में इसको डिवाइड किया जाता है, जो पेट्रार्कन सोनेट का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए इस पोम में क्या था, इस पोम में टाइम की, टैलेंट की और डिवोशन की बात की गई है गॉड के प्रति। अब देखिए, जो आपको पता है मिल्टन जो है ही वाज अ रिलीजियस पोएट, वो प्यूरिटन एज के जो है पॉइंट हैं। तो जो मिल्टन है वो कहते हैं कि मैं 23 साल का हो गया हूं और मुझे लगता है कि मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो वो लोग तो जो है मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं और मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है जो मुझे अब तक अचीव कर लेना चाहिए था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर कंपेयरिंग टू एनीवन, अगर आप अपने आप को जो है, इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीवन, इट मींस यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आपको कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस पोम से हमें यही शिक्षा मिलती है। आपको पता है कि मैंने पोम के टाइम भी आपको बताया था कि हर किसी का एक वक्त आता है, जैसे सूरज अपने टाइम से चमकता है वैसे ही चांद अपने समय से चमकता है। तो इससे ये नहीं कि हम ये कहें कि सूरज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चांद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी का अपना एक समय होता है। तो इस पोम को जब हमने पढ़ा था, हमने डिटेल में देखा था। लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यू।
हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब टाइम, टाइम को कैसे डिस्क्राइब किया है ओपनिंग लाइन में? तो आपको पता है एक मेटाफर यूज हुआ था कि टाइम इज अ थीफ, उसमें था कि टाइम इज अ थीफ, कि टाइम जो है वो चोर है। तो टाइम को जो है यहाँ पे कंपेयर कर दिया थीफ के साथ, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो हम कहेंगे मेटाफर। तो सटल थीफ ऑफ यूथ का है कि जो समय है जिसने मेरे 23 साल चुरा लिए हैं, मेरे मेरे जो जीवन के 23 इंपॉर्टेंट साल थे वो किसने चुरा लिए? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वो समय ने चुरा लिए हैं। तो हमने देखा कि हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टॉलन ऑन हिज विंग माय 3 and 20th ईयर। तो आपको समझ आ गई होगी ये लाइन, ये वेरी फर्स्ट लाइन है ऑफ द पोएम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट इज मिल्टन्स चीफ एंजाइटी, मतलब सब या रिग्रेट जो है 23 होने पर, यानी उसका जो 23 साल का जब वो होता है, जो मिल्टन जो पोएट जो है, तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? उसकी क्रिएटिव पोएटिक मैच्योरिटी हैजंट शोन रिजल्ट येट। मैंने कहा ना कि जो वो कर रहा है अब तक, जो उसने किया है, उसको वो अचीवमेंट यानी वो जो है पॉपुलैरिटी या वो अचीवमेंट उसको हासिल नहीं हुई जो बाकियों को हुई। इट मींस यहाँ पे वो रिग्रेट करता है कि उसकी पोएटिक क्रिएशन जो है उसमें अभी तक कोई मेच्योरिटी नहीं हुई, यानी कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिला है। तो ये लैमेंट कर रहा था ना, लेट स्प्रिंग नो बड, लेट स्प्रिंग मतलब उसके इयर्स जो है 23 इयर्स जो है वो यूथ के जा चुके हैं, बट अभी तक नो बड नो ब्लूजम शोवत, यानी अभी तक कोई भी बड या कोई भी ब्लूजम जो है वो नहीं हुआ है। इसका मतलब उसने अभी तक कोई ग्रेट लिटरेरी सक्सेस हासिल नहीं की है, यहां पे उनका ये मतलब है। तो इसका आंसर हो गया मैच्योरिटी हैजंट शोन रिजल्ट येट। इनवर्ड राइपनेस का मतलब क्या है? देखिए इस पोम में ना उन्होंने कहा, जो पॉइंट है वो कहता है कि मैं फिजिकल अपीयरेंस से मैं लगता हूं कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेच्योर हो गया हूं, बट मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी कहता मैं दिखने में हो सकता हूं तो मैं बहुत मेच्योर लगूं, मेरी अपीयरेंस ऐसी है कि मैं मेच्योर दिख रहा हूं, बट मैं अभी तक अंदर से मेच्योर नहीं हुआ हूं, यानी मेरी इनवर्ड जो मेच्योरिटी है वो अभी तक राइप नहीं हुई है। इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो है मेच्योरिटी की बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए इस लाइन में, ही लुक्स लाइक अ ग्राउंड मैन on the outside but feels he lacks the true inner maturity of a great poet। तो आपको समझ आ गई होगी ये लाइन। नेक्स्ट यू हैव, to whose judgment does Milton submit his life and talents at the end। आपको पता है अगर आप इनकी पैराडाइज लोस्ट पढ़ लो, कोई भी पोम उठा लो मिल्टन की, तो आपको एट द एंड जो है वो सबमिशन शो करते हैं किसके प्रति? गॉड के प्रति। तो लास्ट में इन्होंने कहा था, लास्ट लाइन ही क्या है आपकी इसकी कि ये लाइन थी, My great task master's eye, ये लाइन थी, Milton accepts that whether he achieves fame or not, everything is under the watchful eye of God। यानी my great task master's eye, उन्होंने गॉड को जो है ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, टास्क मास्टर कहा है। तो उन्होंने कहा कि गॉड जो है वो क्या है, उनकी लाइफ जो है उसके प्रति वो सबमिशन शो करते हैं। तो ये गॉड जो है, गॉड द ग्रेट टास्क मास्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव, व्हाट इज द शिफ्ट इन एटीट्यूड फ्रॉम द ऑक्टेव टू द सस्टेट। अब देखिए ऑक्टेव में क्या था, वो परेशान थे कि हाय मेरे 23 साल गुजर गए, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, ये उसकी ऑक्टेव में जो है प्रॉब्लम थी। अब आपको पता है सस्टेट में क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में क्या है, वो सबमिशन कर देंगे कि भगवान की जो है नजर मेरे ऊपर है तो किसी और की नजर मुझे क्या लगेगी, यानी भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो मैं कैसे भटक सकता हूं अपने मार्ग से। हो सकता है मेरी अभी परीक्षा बाकी हो, मुझे अभी और जो है हार्डवर्क करना हो, मैं एक दिन जरूर जो है शाइन करूंगा, एक दिन मैं जरूर जो है सक्सेस को हासिल करूंगा। तो ये जो उनका एटीट्यूड है वो सस्टेट में कैसा हो जाता है, एंजाइटी और कंप्लेंट से रिलीजियस सबमिशन, मतलब वो गॉड के टुवर्ड्स सबमिट हो जाते हैं, अपना सबमिशन शो करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इस लाइन से कि फ्रॉम एंजाइटी कंप्लेंट टू रिलीजियस सबमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, देखिए What does the term great taskmaster tell us about Milton's religious views? तो आपको पता है कि यहां पर जो है, जो टास्क मास्टर उन्होंने कहा है गॉड को, इससे आपको क्या पता चल रहा है? ग्रेट टास्क मास्टर टेल अस अबाउट मिल्टन्स रिलीजियस व्यू, कि मिल्टन का जो रिलीजियस व्यू है, जो धार्मिक जो है उनके विचार हैं, उसके बारे में क्या बताता है? तो ये बताता है कि ही पोजेस्ड अ स्ट्रिक्ट डिवोट प्यूरिटन वर्ल्ड व्यू, कि वो बहुत ज्यादा जो है डिवोटेड थे, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, आप कह सकते हो टुवर्ड्स द गॉड। वो गॉड को जो है गॉड के ऊपर जो है छोड़ देते हैं कि जो करेंगे वो करेंगे, मुझे जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट मींस उनका जो है भगवान के ऊपर एक
डीप जो है आप कह सकते हो फेथ जो है वो शो होता है इस पोएम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट फ्रेज डज मिल्टन यूज टू शो दैट टाइम एंड फेट विल लीड हिम टू हिज डेस्टिनी? आपको पता है कि समय और भाग्य जो है उसको उसकी मंजिल तक, उसको डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। तो ये जो है कहां से पता चला, कौन सी फ्रेज से जो है पता चला है? तो इसमें एक लाइन थी, बी इट लेस और मोर, सून और स्लो, कि हो सकता है मुझे कम मिले, ज्यादा मिले, या मुझे पहले मिल जाए या देर से मिले, बट मिलेगा जरूर। तो ये जो लाइन है उनके टाइम एंड फेट के प्रति उनका फेथ जो है उसको शो करती है। आगे आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, व्हाट डज सेम्बलेंस रेफर टू इन, ये लाइन थी, दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर एंड इनवर्ड राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर। तो यहां पे जो सेम्बलेंस है उसका मतलब क्या हुआ? सेम्बलेंस का मतलब हुआ जो वो बाहर से दिख रहे हैं। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, रिजेंबल करने का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, रिजेंबल करना, यानी जब कोई जो है, जैसे मान लीजिए कि जो मदर है उसके जो फीचर्स हैं या मदर के जैसे जो है उसकी डॉटर लगे या उसका सन लगे, तो उसको बोलते हैं कि अपने फादर को रिजेंबल करती है, अपनी मदर को जो है ये रिजेंबल करती है, मतलब हूबहू उनके जैसा दिखना। सेम्बलेंस का मतलब क्या हो गया फिर? रिजेंबल का मतलब सेम दिखना, उनके जैसा। और सेम्बलेंस जो वर्ड है यहाँ पे पोएट ने किस लिए यूज किया है? कि अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो आप बाहर से दिखते हो, उसके लिए क्या यूज किया है? सेम्बलेंस। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, आउटवर्ड फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। द टोन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द पोम, जो कंक्लूजन हुआ है उसकी टोन कैसी है? सीरीन एंड फेथफुल। सीरीन का मतलब बहुत ही पीसफुल, और बहुत ही जो है आप कह सकते हो फेथफुल, फेथफुल और कामनेस से। तो ये जो पोम एंड होती है वो कामनेस और फेथफुलनेस से जो है एंड होती है, यानी वो भगवान के ग्रेस पे जो है क्या कहता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है गॉड ऑफ ग्रेस पे डिपेंड करता है। इनके ऊपर जो है सबमिशन शो करके पोम को एंड कर देते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन टू। नेक्स्ट यू हैव, दिस सोनेट इज ऑल्सो नोन एज, आपको पता है कि वेन टू द सेशन ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट, जो शेक्सपियर की वो सोनेट नंबर 30 है, और ये जो मिल्टन ने लिखी है जो ऑन हिज अराइव एट द एज ऑफ 23 जो है वो उनकी है सोनेट नंबर 7। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए कि मिल्टन की जो पोम है ये सोनेट नंबर 7 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि मेटाफर है, लेट स्प्रिंग जो है उसके लिए यूज किया गया, रिप्रेजेंट अर्ली अडल्टहुड या यूथ, वेयर द पोएट एक्सपेक्ट्स टू सी द बड और ब्लूसम ऑफ हिज पोएट्री। तो लेट स्प्रिंग का मतलब ये यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है, और मेटाफर ऑफ द सीजन है, क्योंकि स्प्रिंग जो है हमारा सीजन है, तो यहाँ पे सीजन के साथ कंपेयर करके यहाँ पे उसने अडल्टहुड और यूथ को रिप्रेजेंट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पोम यू हैव जॉन डन, द सोनेट द सनराइजिंग। देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोम जो है आप कह सकते हो मेटाफिजिकल पोइट्री का, आप कह सकते हो थोड़ा सा ये क्लासिक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है। मेटाफिजिकल पोइट्री में आपको पता है कंसीट्स का यूज किया जाता है या बहुत ज्यादा फार-फेच्ड इमेजरी का यूज किया जाता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है उसका। देखिए, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, हमने पढ़ी थी, दिस इज द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम सनराइजिंग। इसमें वो जो है सन को कहता है बिजी, यू बिजी ओल्ड फूल, यानी अपोस्ट्रोफी का यूज करता है। अनरूली सन यानी इल मैनर्ड, जो रूल को फॉलो नहीं करता है, इल मैनर्ड हो तुम, ऐसा कुछ सन को कहता है। तो पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं और अपोस्ट्रोफी को भी इसमें यूज कर रहे हैं वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर। तो देखिए, ये जो पोम है आपकी, हाउ डज जॉन डन एड्रेस, एड्रेस कर रहा है यानी अपोस्ट्रोफी यूज कर रहा है ओपनिंग लाइन में, तो उसको कहता है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो आपको पता ही चल गया, ये पहली लाइन है जो ओपनिंग लाइन ऑफ द पोम है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो स्पीकर है वो एंग्री क्यों है सन पे। आपको पता है कि दिस इज द पोम वेयर द टू लवर्स दे आर मेकिंग लव, वो अपने बेड के ऊपर है एंड दे आर मेकिंग लव, दे आर एंजॉयिंग देयर एक्सटेसी और द प्लेजर। एट द टाइम क्या होता है, सन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। जो लवर है वो कहता है कि मैं अपनी बिलव्ड के साथ लव मेकिंग कर रहा हूं, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए यहां से। यू शुड डिस्टर्ब द स्कूल बॉयज, जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हंट्समैन, जो कि हॉर्स पे जो है राजा को लेकर जाएंगे, तुम्हें जगाना है तो उन्हें जगाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारा तो यूं ही जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, यहां से चले जाओ, यू बिजी ओल्ड फूल, ऐसे कहता है कौन, जो स्पीकर है। देखिए, स्पीकर एंग्री क्यों है, बिकॉज इट्स लाइट डिस्टर्ब्स द लवर्स एंड बैड। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो लाइट है सन की, वो क्या कर रही है, लवर्स को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। Whom does the speaker suggest the sun should go and disturb? अभी मैंने बताया कि
स्पीकर जो है वो किसे कहता है, सन को जो है क्या कहता है कि किसे जाकर डिस्टर्ब करना है तुम्हें, वो कहता है लेट स्कूल बॉयज, सोर अप्रेंटिस या फिर कोर्ट हंट्समैन। सोर अप्रेंटिस का मतलब होता है जो न्यू, जो नौसिखिया, जो अभी नए नए जो ट्रेनी आए हैं, उन ट्रेनी को जिन्हें अभी ट्रेनिंग लेनी है, जो अभी जो है सो रहे हैं, जो स्कूल बॉयज सो रहे हैं, जो हंट्समैन सो रहे हैं, जाओ तुम उन्हें जाके डिस्टर्ब करो, मुझे, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। तो सजेस्ट करता है वो सन को किसे जाके डिस्टर्ब करो, स्कूल बॉयज को, अप्रेंटिस को और कोर्ट हंट्समैन को। यानी यहाँ पे पॉइंट मोक कर रहा है ऑर्डिनरी वर्ल्डली रूटीन्स को, और सन को कहता है कि जाओ उन लोगों को जाकर के उठाओ जो अपना स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, व्हाट मेटाफिजिकल कंसीट दैट डज डन यूज व्हेन ही सेज शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। तो इसके अंदर आपको बताना है, मैंने ये पोम के अंदर जब पढ़ाई थी ये लाइन तो इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें कौन सा जो है मेटाफिजिकल कंसीट का यूज हुआ है आपको बताना है। तो देखिए यहां पे वो क्या कहता है, शी इज ऑल स्टेट्स, कि मेरे लिए वो पूरा साम्राज्य, पूरा किंगडम है। इट मींस वो यहाँ पे हाइपरबोली, एग्जैजरेशन का यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आप कह सकते हो वो शी को ऑल स्टेट्स कह रहा है, और एक और इसमें मेटाफर भी हो गया, एक्सटेंडेड मेटाफर, मतलब वो यहां पर जो है क्या कर रहा है, शी को ऑल स्टेट्स के साथ कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे द लवर्स बेड कंटेन्स द होल वर्ल्ड, वो कहता है कि जो ये पूरा हमारा जो ये बेड है ये हमारे लिए यूनिवर्स है, हमारा वर्ल्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पे मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया है इस फॉर्म के अंदर, वो किया है कि द लवर्स बेड कंटेन्स द होल वर्ल्ड। आई होप यू गॉट इट। एग्जैजरेशन भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। Why does the speaker say he could eclipse and cloud the sun with the wink? अब देखिए वो एक चैलेंज करता है, क्या कहता है कि तुम अपने आप को इतना पावरफुल समझते हो, यू बिजी ओल्ड फूल, तुम नहीं हो। अगर एक बार मैं अपनी आंखें जो है बंद कर लूं, विंक करूं, तो तुम्हें मैं चंद्र ग्रहण यानी मैं सूर्य ग्रहण कर सकता हूं, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा ना तो तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरी जो है विंक के सामने कि तुम जो हो एग्जिस्ट कर पाओ, यानी मैं अंधेरा हो जाएगा। जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा तो तुम्हारी रोशनी जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और मैं अंधेरा ही अंधेरा कर दूंगा, यानी मैं सूर्य ग्रहण कर सकता हूं एक विंक से। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जो बिलव्ड है उसको मैं एक टक देखना चाहता हूं। अगर मैंने विंक किया तो वो कुछ पल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक्लिप्स एंड क्लाउड, मतलब ग्रहण लगा सकता हूं, क्लाउड जो है बादल अंधेरा कर सकता हूं सिर्फ एक विंक से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ही कैन जस्ट क्लोज हिज आईज टू शट आउट द सन्स लाइट, कि अगर तुम्हें अपने आप पे घमंड है कि तुम अपनी लाइट से हमें डिस्टर्ब कर सकते हो तो तुम गलत हो। तुम्हारी जो ये लाइट है इसको मैं एक पल में ही जो है क्या कर सकता हूं, वैनिश कर सकता हूं अपनी आईज को क्लोज करके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट टू। नेक्स्ट यू हैव व्हाट डज द पोएट मीन बाय प्रिंसेस डू बट प्ले अस। देखिए वर्ल्डली रूलर्स आर जस्ट पुअर इमिटेशंस ऑफ, देखिए प्रिंसेस डू बट प्ले अस। देखिए क्या है कि इसके अंदर वो क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो प्रिंसेस होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ करते हैं, वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं। यानी क्या कह रहा है, प्लेयर्स बट प्लेयर्स, जो प्रिंसेस जो करते हैं बट प्लेयर्स, बट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंट्राडिक्टरी हो गया कि प्लेयर्स वो तो हमारी ही नकल कर रहे हैं। इट मींस वर्ल्डली जो रूलर्स हैं आर जस्ट पुअर इमिटेशंस ऑफ द लवर। तो वो क्या है, वो पुअर इमिटेटर्स हैं लवर्स के। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, ये सेम लाइन जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको फॉर्म पढ़ाते हुए बताई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, वेयर आर द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब देखिए वो कहता है कि तुम जब पूरी दुनिया घूम कर आओगे, है ना, चाहे तुम वेस्ट इंडीज जाओ, चाहे ईस्ट इंडीज जाओ, ईस्ट इंडीज जो कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, वेस्ट इंडीज जो कि माइंस यानी गोल्ड माइंस के लिए फेमस है, तुम्हें क्या लगता है वो सारे के सारे जो है तुम पीछे छोड़ आए, कहीं वो मेरे साथ मेरे बेड पर तो नहीं। इसका मतलब ही इज कंपेयरिंग हिज बिलव्ड टू दी बेड, या कह सकते हो अपना जो उसका बेड कह सकते हो, या अपनी जो है बिलव्ड कह सकते हो, उसको इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन के साथ जो है वो कंपेयर करता है। कहते हैं वो सारे जो मसाले हैं जो फेमस जो हैं, इंडियाज के स्पाइसेस हैं, जो गोल्ड माइंस हैं, वो तो मेरे साथ इस बेड पर हैं। यानी वो अपने जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफोर या आप कह सकते हो बेड जो है उसको एग्जैजरेट किया है कि वो उसके लिए इंडियाज ऑफ स्पाइस और माइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ डज द पोएम कंक्लूड रिगार्डिंग द सन्स ड्यूटी। अब देखिए जो पोएम है
वो कैसे जो है सन की जो ड्यूटी है उसके रिगार्डिंग कंक्लूड होती है। तो क्या कहता है, बाय शाइनिंग ऑन देयर बेड द सन शाइन्स ऑन द होल वर्ल्ड। वो क्या कहता है कि ठीक है, तुम्हारा जो है कर्तव्य है कि तुम इस दुनिया के चक्कर लगाओ। जैसे मैंने बताया था ना कि टॉलेमी के सिद्धांत पे उस टाइम ये काम कर रहे थे। आज तो हमें पता है कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड मूव नहीं करता, अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड करती है सन के। आज हमें पता है, बट एट द टाइम जब ये पोम लिखी जा रही थी उस टाइम टॉलेमी के सिद्धांत को फॉलो करते थे, जिसमें क्या था, ये था कि सन जो है वो पृथ्वी के आसपास जो है इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाता है। तो कहता कि तुम्हें, तुम्हारा काम है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें काम असाइन किया गया है कि तुम्हें यूनिवर्स के चक्कर लगाने हैं। लेकिन भाई ऐसे करो, तुम हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहो, तुम्हारा जो है ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा समय भी बच जाएगा। यानी वो अपने उस बेड को जो है वो क्या कहता है, होल वर्ल्ड कहता है कि तुम्हें पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, मेरी दुनिया जो यहाँ इस बेड के ऊपर है, तुम इस दुनिया के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाओ और तुम्हारी ड्यूटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट यू हैव विच ऑफ दिस इज अ की फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो आपको पता है कि मेटाफिजिकल जो पोएट्री है उसमें कॉलेक्चुअल लैंग्वेज मिक्स्ड विद इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक आइडियाज जो है उनको मिक्स किया जाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री का एग्जांपल है, नेचर तो हो ही नहीं सकता, ग्रीक मिथ्स जो है वो भी नहीं है। तो आपको पता है ग्रीक मिथ्स हैं, क्लासिकल हैं, इस पे तो न्यो क्लासिकल वाले फॉलो करते हैं इसको। तो इसको जो है नेचर को जो फॉलो करने वाले हैं वो रोमांटिक्स होते हैं, है ना। डिप्रेस्ड सुसाइडल थॉट्स विदाउट विट, आपको पता है ये इसके बाद जो आपका मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा था उसके अंदर था ऐसा। तो यहाँ पर जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसके लिए कौन सा बचता है, कॉलेक्चुअल लैंग्वेज मिक्स्ड विद इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक आइडियाज। चाहे वो कोई भी पोम उठा लो, अभी रिसेंटली हमने द सन राइजिंग में बात करी, इसमें वो साइंटिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जैसे कि वो बात करता है कि सन जो है उसकी ड्यूटी क्या है, सन जो है वो कैसे घूमता है ना। तो ये जो फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उसको कॉलेक्चुअल लैंग्वेज यानी कॉमन लैंग्वेज में जो है हमारे सामने परोसा गया है। टोन जो है वो कैसी है सन राइजिंग की, बहुत ही विटी, एरोगेंट एंड पैशनेटली लविंग। तो आपको ये तो पता ही है कि इसमें दोनों जो है वो रोमांटिक जो है कह सकते हो, रोमांटिक जो है लव को ये जो है सेलिब्रेट कर रही है पोम। तो ये प्लेफुल भी है, आप कह सकते हो एरोगेंट और विटी, यानी जो लवर है वो अपनी जो बिलव्ड है उसको पूरी यूनिवर्स से ज्यादा जो है महत्व देता है। तो यहाँ पे पैशनेटली लव जो है उनका शो हो रहा है। सो आई होप यू गॉट दिस पोम टू। नेक्स्ट पोम जो है हमारी वो रहेगी जॉन ड्राइडन की सेंट सिसिलियाज डे। आपको पता है ये सेंट सिसिलियाज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 नवंबर को। जो अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसमें जो हारमोनिया मुंडाई ये कॉन्सेप्ट जो है ये काम करता है, जैसे इन द वेरी बिगनिंग जो है पोम की जब शुरुआत होती है, हार्मनी हार्मनी द हेवनली हार्मनी, ऐसा कुछ। यानी जो यूनिवर्स का जो क्रिएशन है वो माना जाता है कि म्यूजिकल हार्मनी से हुआ है। तो आपको जो है हार्मोनॉय मुंडाई इसका मतलब पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन ही किससे हुआ है, वो एक जो है हेवनली आप कह सकते हो हार्मनी से हुआ है। यानी पहले दुनिया क्या थी, कियोस में थी, इधर उधर स्कैटर्ड थी। तो जैसे ही हार्मनी आई उसके बाद जो है यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई। तो म्यूजिक ने जो है, म्यूजिक एंड म्यूजिशियन जो है उन्होंने क्या किया है, इसको यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो इस पोम में जो है आपको पता ही है पावर ऑफ म्यूजिक यानी यूनिवर्सल हार्मनी की बात की गई है, सेंट सिसिलियाज डे। और ये मनाया कब जाता है, 22 नवंबर को। अब आपको ये पता है कि सेंट सिसिलिया इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड एज द पैट्रन सेंट ऑफ, किसका है ये, म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस का है। आपको पता ही है कि वो बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी जो कि जो है ऑर्गन बजाया करती थी। अकॉर्डिंग टू द पोम हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, आपको पता ही है कि पोम की पहली लाइन ही आपको बता रही है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको पता है फ्रॉम हार्मनी व्हेन अ हेवनली वॉइस ऑर्डर्ड कियोस टू स्टैंड। तो ये जो है यहाँ पर हार्मनी के साथ जो है यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इन बिटवीन फर्स्ट स्टैंजा से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट यू हैव विच इंस्ट्रूमेंट डज ड्राइडन एसोसिएट विद मॉर्टल अलार्म्स। देखिए अलग अलग जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई थी, यानी स्टेंजा नंबर 2 से लेके 6 तक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे ट्रम्पेट जो है वो वॉर से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है मॉर्टल अलार्म्स और ब्लड का मतलब ही क्या हो गया कि जो डेथ से रिलेटेड जो अलार्म जो पहले आपको संकेत मिल जाते हैं, तो ट्रम्पेट एंड ड्रम जो है वो एसोसिएट है मॉर्टल अलार्म से ब्लड से। इस पोम को हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से किया है। आप एक बार पोम को पढ़ें, आप उसको वीडियो को देखें, उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को करें। ये आपके लिए कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है उस एक एक लाइन को। तो देखिए ट्रम्पेट जो है, जो ड्रम है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर माना जाता है, जो हमारे अंदर पैशन और जो है सोल्जर्स को लीड करने के लिए बैटल्स में मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडर प्रेज एज द मोस्ट सुपीरियर
परफेक्टेड बाय सेंट सिसिलिया। अब आपको ये बताना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है ड्राइडन तारीफ करता है कि वो मोस्ट सुपीरियर है, जिसको सेंट सिसिलिया ने परफेक्ट किया था। तो अभी मैंने बताया द ऑर्गन, जो कि चर्च में बजाया जाता है, ये एक रिलीजियस जो है इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये चर्च के अंदर प्ले किया जाता है और इसको परफेक्टेड करने का काम सेंट सिसिलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेजेंडरी मिथ मेंशन्ड, व्हाट डिड जूबल्स कॉर्डेड शेल डू? देखिए जूबल की कॉर्डेड शेल क्या करती है? मेड लिसनर्स फॉल डाउन एंड वर्शिप इट्स साउंड। देखिए जूबल जब अपनी कॉर्डेड शेल को बजाता है ना, तो सारे लोग जो है अपना काम धंधा छोड़ करके उसकी धुन को सुनने लग जाते हैं और वो फेल डाउन, मतलब वो झुक जाते हैं उसको बो करने के लिए, उसको जो है नमस्कार करने के लिए कह सकते हो, उसको जो है प्रेज करने के लिए कि ये तो हेवनली ब्लिस है, ये तो हेवन जो है वहां से कोई ऐसा साउंड जो है वो क्रिएट हुआ है, तो उसको वर्शिप करने के लिए झुक जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था उस पोम में, एक लाइन स्टेंजा के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट इमोशन डज द कंप्लेनिंग फ्लूट? देखिए जो फ्लूट है वो आपके 4th नंबर स्टेंजा के अंदर आई थी, जो कि लव को जो है इवॉक करती है। तो कंप्लेनिंग फ्लूट मतलब जो फ्लूट है वो कंप्लेन कर रही है कि जो उसका लवर है वो उससे दूर है। तो यहाँ पे व्हाट इमोशन, तो जेंटल मेलैंकोली एंड होपलेस लव जो है, इसको ये फ्लूट जो है इवॉक करती है। तो मैंने ये एक एक चीज आपको बताई कि स्टेंजा 2 इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है और ये इसको इवॉक करता है, सारी चीजें हमने डिटेल से देखी थी। हु इज द क्लासिकल म्यूजिकल फिगर कंट्रास्टेड विद सेंट सिसिलिया? अगेन जो है आपको पता है स्टेंजा नंबर जो आपका 7 था, स्टेंजा नंबर 7 में कंपैरिजन हमने देखा था ऑर्फियस जो अपनी वाइफ को ढूंढता है थ्रू आउट हिज जर्नी, कि उसकी वाइफ लॉस्ट हो गई और गाने गा गा करके जो है वो ऑर्फियस जो है अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, और लोग जो है मेस्मराइज हो जाते हैं उसके सॉन्ग को सुन करके। ऐसे लगता है जैसे जो साक्षात देवीय रूप है वो धरती के ऊपर आ गया है। लेकिन जैसे ही सेंट सिसिलिया यानी ट्रीज है वो अपरूटेड हो जाते हैं, कुछ ऐसा था उसमें कि जैसे ही ऑर्फियस सॉन्ग्स को जो है प्ले करता है तो जो ट्रीज हैं वो अपरूटेड हो जाती है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। यानी ह्यूमन बींग्स उसके पीछे पीछे जाते ही हैं, बल्कि जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसकी धुन को सुनने के लिए। लेकिन एक अगली लाइन में जो है कहा कि ऑर्फिस से ज्यादा महान कौन है? सेंट सिसिलिया है। ठीक है, तो सेंट सिसिलिया को जो है कंपेयर किया है ऑर्फिस के साथ। ये कहा है कि ऑर्फिस कुड मूव ट्रीज एंड रॉक्स विद हिज लेयर, but Cecilia did something greater. She drew an angel down from earth. वो तो क्या करती है? ये तो सिर्फ अपने पीछे किसको लगाता है? सिर्फ ट्रीज को, रॉक्स को अपने पीछे लगाता है। लेकिन सेंट सिसिलिया तो इतनी जो है मेस्मराइजिंग है कि वो तो साक्षात एंजल को ही अट्रैक्ट कर लेती है। एंजल को जो है ये गलतफहमी हो जाती है कि धरती जो है वो स्वर्ग है। यानी जैसे ही वो सेंट सिसिलिया का सॉन्ग सुनती है एंजल, तो उसे लगता है कि अरे ये तो हेवन है जहां से ये धुन की आवाज जो है आ रही है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। हाउ विल द यूनिवर्स एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड कोरस एट द एंड? आपको पता है जो क्रिएशन ऑफ द अर्थ है, जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है, अकॉर्डिंग टू द पोएम सेंट सिसिलिया स्टे विद द म्यूजिक हुआ, और वो कहते हैं कि इट वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द यूनिवर्स टू, यानी म्यूजिक से ही एंड होगा। तो ये लास्ट में था ना कि म्यूजिक विल अनट्यून द स्काई एंड डिसॉल्व इट। ये लाइन है पोएट्री की भाई, एज इट इज मैंने उठाई है। देखिए क्या लिखा है, म्यूजिक द लास्ट ट्रम्पेट विल अनट्यून द स्काई एंड डिसॉल्व इट, कि स्काई में अनट्यून कर देगा स्काई को और डिसॉल्व कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये कहना चाहता है कि यूनिवर्स एंड हो जाएगा। और ये ग्रैंड कोरस जो था, यानी इसमें 7 स्टेंजा प्लस एक ग्रैंड कोरस था, और कोरस में ये बात कही गई थी इस फॉर्म के अंदर। सेंट सिसिलिया's days belongs to which poetic genre? तो आपको पता है ये ऑड का एग्जाम्पल है। एक ऑड है जिसमें इट इज अ फॉर्मल सेरेमोनियल कोरल ऑड इंटेंडेड टू बी सेट टू म्यूजिक। तो आपको ये मैंने बता दिया था। व्हाट इज द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द पोएम? ये इररेगुलर स्टेंजास हैं मैचिंग द राइम रिदम ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको पता है इसमें जो है 7 स्टेंजास थे प्लस एक ग्रैंड कोरस था, यानी टोटल 8 हो गए, जिसमें फर्स्ट में जो है यूनिवर्स का क्रिएशन है, सेकंड जो स्टेंजा है उससे लेके 6 तक, सॉरी हाँ 6 तक जो है इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। और 7 स्टेंजा में जो है ऑर्फियस और सिसिलिया में जो है कंपैरिजन किया जाता है, और 8 स्टेंजा में जो है फिर से आप कह सकते हो डिस्ट्रक्शन या अनट्यून करने की बात है स्काई को। तो फर्स्ट में क्या है, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, 8th में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, दोनों ही किससे, म्यूजिक से। और 2 और 6 से क्या है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और 7th जो स्टेंजा है उसमें ऑर्फियस वर्सेस सिसिलिया,
इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो मैंने एक छोटे से जो है इस माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश की है पूरी पोम कि किस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज रिलेटेड टू योर सॉलिटरी रीपर। ये पोम जो है ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग, बहुत ही नेचर को सेलिब्रेट करने वाली पोम है, बिकॉज इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो खुद एक नेचर पोएट हैं। तो देखिए, द पोएट डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यानी स्कॉट्स गैलिक लैंग्वेज में सॉलिटरी रीपर एक लड़की जो है वो लैस, उसको कहा जाता है हाईलैंड लैस कहा है। इस पोम के अंदर जो सॉलिटरी रीपर है उसके लिए एक वर्ड यूज किया है हाईलैंड लैस, यानी माउंटेन गर्ल। इसका मतलब क्या हुआ? माउंटेन गर्ल। सॉलिटरी रीपर में जो लड़की है उसके लिए हाईलैंड लैस यूज किया है, और वो किसमें? वो स्कॉटिश लैंग्वेज के भी गैलिक डायलेक्ट के अंदर कुछ गा रही है, और जो उसका जो गाना है वो समझ नहीं आ रहा वर्ड्सवर्थ को, लेकिन उसके इमोशन, उसके जेस्चर्स वो उसको काफी जो है इंपैक्ट करते हैं, यानी वो एंटायरली मूव हो जाता है, उसके अंदर एक प्योर इमोशन जो है वो क्रिएट हो जाता है इस फॉर्म में। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज स्पीकर एनकाउंटर द सॉलिटरी रीपर। एनकाउंटर मतलब मीट विद, कि वो कहां पे जो है सॉलिटरी रीपर को मिलता है? तो इन द ब्यूटीफुल हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। आपको पता है 1803 में वो अपने सिस्टर डोरोथी के साथ जो है स्कॉटलैंड के टूर पे जाते हैं, और स्कॉटलैंड के अंदर जो है 1803 में वो एक सॉलिटरी रीपर यानी एक लड़की जो है, जो खुद ही जो है हार्वेस्ट को कर रही है, खुद ही जो है सिकल लेकर के फसल को काटती है और उसको बाइंड भी कर रही है, और साथ साथ में कुछ गुनगुना रही है। तो उसका जो है वो एक्सपीरियंस 1805 में जो है वो लिखना शुरू करते हैं। आफ्टर 2 years कंपोज करते हैं उसको, 1807 में इस फॉर्म को वो पब्लिश करते हैं। तो आपको 1803 में जो है स्कॉटलैंड के टूर पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, 1805 में जो है उन्होंने राइट करना शुरू किया पोम को, और 1807 में इस पोम को उन्होंने पब्लिश किया। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, और इन द ब्यूटीफुल हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड की वो बात कर रहे हैं। अगला देखिए, What is the girl doing while singing her beautiful song? मैंने बताया ना कि वो लड़की क्या कर रही थी, वो माउंटेन जो गर्ल है वो क्या कर रही थी जब वो सिंगिंग करती है, वो गाना गाती है। तो कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन क्रॉप, तो वो कट कर रही होती है और बाइंड कर रही होती है ग्रेन को, यानी कि जो अनाज है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि मैंने बताया था पोम के अंदर कि यहाँ पे जो हाईलैंड गर्ल है, जो माउंटेन गर्ल है, उसको वो 2 बर्ड के साथ कंपेयर करता है। पहले वो कंपेयर करता है किसके साथ? नाइटिंगेल के साथ, और दूसरा करता है कुकू बर्ड के साथ, जिसमें वो कहता है कि इतना जो है किसी ट्रैवलर का वार्म वेलकम किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं किया होगा, किसी कुकू ने भी नहीं किया होगा, किसी जो है एक शेडी यानी कोई शेड को ढूंढते हुए कोई बंदा अगर कहीं पर जो है किसी कुकू को जो है सॉन्ग को सुन ले, इतना रिलैक्स तो उसको भी महसूस नहीं हुआ होगा जितना इस लड़की को सुन करके मुझे महसूस हो रहा है या ट्रैवलर को महसूस हो रहा है। तो यानी वो कंपेयर करते हैं किसको? गर्ल की वॉइस को नाइटिंगेल और कुकू बर्ड के साथ। Why is the speaker unable to know the exact lyrics of the song? आपको पता है कि क्यों वो समझ नहीं पाता एग्जैक्ट लाइन? क्योंकि वो गेलिक में है, स्कॉटिश लैंग्वेज में है, जो उनकी समझ से परे है, क्योंकि वो ब्रिटिश राइटर है, तो फॉरेन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हाट गेस डज द पोएट मेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सॉन्ग? अब देखिए, गेलिक लैंग्वेज, स्कॉटिश लैंग्वेज है, तो पोएट उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अज्यूम करते हैं कि हो सकता है जो लड़की गाना गा रही है वो कोई रिसेंटली उसके साथ कोई हादसा हुआ, उसके दर्द को बयां कर रही है, हो सकता है कि ये किसी वॉरियर की गाथा को गा रही है, या हो सकता है कोई उसका एवरीडे रिलेटेड कोई नेचुरल सोरो है, जो रोज उसके साथ कोई परेशानी चलती है उसके बारे में है। तो ओल्ड बैटल्स हो सकते हैं, अनहैप्पी थिंग्स हो सकती है, एवरीडे नेचुरल सोरोज हो सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ मेलनक्लिक गा रही है, वो कुछ हैप्पी मूड में नहीं है, वो कैसा गा रही है? कुछ मेलनक्लिक गा रही है। तो मेलनक्लिक मतलब दुख भरा कुछ गा रही है, दुखड़ा गा रही है, तो इसमें ओल्ड बैटल हो सकते हैं, अनहैप्पी थिंग्स हो सकती हैं, एवरीडे नेचुरल सोरोज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, व्हाट इज द इमोशनल क्वालिटी ऑफ द गर्ल सॉन्ग? इमोशनल क्वालिटी कैसी है? डीपली मेलनक्लिक। अभी मैंने आपको बताया कि दुख से भरी हुई, दुखड़ों को वो गा रही है, यानी मेलनक्लिक टोन है। ठीक है, इंटेंसली ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है वो जो कुछ भी गा रही है ना, पूरी घाटी जो है, पूरी वैली जो है उसकी सॉन्ग से गूंज रही है। सोचो कितना मस्त नजारा होगा। ठीक है, देखिए, व्हाट डज द पोएट डू एज ही लिसन टू हर सॉन्ग? जो पोएट है वो क्या करता है जैसे ही उसके सॉन्ग को सुनता है? ही स्टैंड्स कंप्लीटली स्टिल एंड लिसन इन साइलेंस। वो कहता है तुम चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, नहीं सुनना तो मत सुनो, यहां से गुजर जाओ, बस मुझे ठहरने दो, मुझे इसको एंजॉय करने दो, सुनने दो। तो ये जो है क्या करते हैं? स्टैंड्स कंप्लीटली स्टिल, शांत खड़े हो जाते हैं, एंड लिसन इन साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप उसके सॉन्ग को जो है सुनते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
हाउ डज द पोम रिगार्डिंग द मेमोरी ऑफ द सॉन्ग। अब देखिए लास्ट में कहते हैं, एक लाइन आती है कि जैसे ही मैं उस वैली से ऊपर चला गया, मैं ऊपर चला गया, मैं उस जो है माउंटेन पे चढ़ गया, बट स्टिल जो है उसका जो साउंड है वो अभी भी मेरे हार्ट में बोर कर रहा है, यानी अभी भी मेरे दिल में बसा हुआ है। लाइन आई थी, क्या थी? द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। मतलब मैंने उसको मुझे सुनाई देना बंद हो गया था वो गाना, बट स्टिल उस गाने की जो रिमेंसेस हैं वो आज भी मेरे दिल में बसी हुई हैं। तो देखिए, द म्यूजिक स्टेड इज हार्ट लॉन्ग आफ्टर इट वॉज नो लॉन्गर हर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन सॉलिटरी रीपर। अब देखिए ये जो है सॉलिटरी रीपर, ये 4 स्टेंजा लिरिक पोम है। आपको पता है ये लिरिक पोम है, इसको जो है 4 स्टेंजास में, और आपको पता है कि 4 8 लाइन स्टेंजास हैं ऑक्टेव्स विद एन आइम्बिक टेट्रामीटर इसके अंदर यूज किया गया। आपको पता है 4 जो है स्टेंजास है, इसका मतलब क्या है? ये आइम्बिक टेट्रामीटर में यूज किया गया है, यानी आंसर स्ट्रेस के यहाँ पे 4 यानी टोटल 8 जो है ऑक्टा सिलेबिक जो है, आप ये कह सकते हो 8 लाइन स्टेंजा, मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया है टेट्रामीटर आइम्बिक टेट्रामीटर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के जो है आपको यहाँ पे 4 दिखेंगे, यानी टोटल 8 सिलेबस यहाँ पे यूज किए हुए मिलेंगे, यानी इसको हम ऑक्टा सिलेबिक कहते हैं। ऑक्टा सिलेबिक, ये मैंने आपको पोम को पढ़ाते हुए डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता ये चीज तो आप पोम को देखिए, ओपन करें और उसको विजिट करें, आपको समझ में आएगा कि क्या ऑक्टा सिलेबिक होता है, डेका सिलेबिक क्या होता है। द वैली इज डिस्क्राइब्ड एज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब डीप, प्रोफाउंड यानी कंप्लीटली जो है वो वैली गूंज रही है, भरी हुई है, किससे? लड़के के मेलोडियस सॉन्ग से। तो इट इज डीप एंड कंप्लीटली ओवरफ्लोइंग विद हर मेलोडी। ये लाइन आई है, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। प्रोफाउंड का मतलब डीप एंड वाइड, कि अरे सुनो, लिसन, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज किया है, इट मींस डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया है, जिसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि अरे सुनो, ये घाटी जो है पूरी की पूरी भर गई है, इज ओवरफ्लोइंग, भर गई है, विद द साउंड, मतलब विद द साउंड ऑफ द सॉन्ग, जो मेलोडियस साउंड जो है वो लड़की क्रिएट कर रही है, उससे ये पूरी की पूरी घाटी जो है वो ओवरफ्लो हो गई है। यहाँ पे जो है ये कह सकते हो आप एग्जैजरेट कर रहा है सिचुएशन को, यानी एग्जैजरेशन आप इसको कह सकते हो, हाइपरबली इसको आप कह सकते हो, यानी उसने हाइपरबली यूज किया है इसमें, बढ़ा चढ़ाकर इस बात को। जो कैसे हो सकता है कि लड़की के साउंड से जो है पूरी वैली गूंज रही हो? इट इज अ हाइपरबलिक सिचुएशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ओ लिसन में एपोस्ट्रोफी है और पूरी घाटी जो है वो साउंड से भर चुकी है, इसका मतलब इस सिचुएशन को एग्जैजरेट किया है, हाइपरबली यहाँ पे पोएट ने यूज किया है। आई होप यू गॉट दीज पोम्स, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा, यू आर एंजॉइंग इट। अगर एंजॉय कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करो। चलिए अगली पोम को देखते हैं, A Thing of Beauty, one of the best poem written by John Keats। ये odd है, ठीक है? क्या है? A Thing of Beauty, a poetic romance। ये है ना, मैंने आपको बताया था 4 बुक के अंदर थी। एंडेमियन जो है सिंथिया को चेज करता है, यानी वो जो है मून गॉडेस को लव करता है, उसको प्यार, उस प्यार को पाने के लिए वो जो है एक अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और इस जर्नी को 4 बुक में जो है पोएट ने लिखा है। और जो फर्स्ट बुक है उसकी पहली 24 लाइनें जो है वो हमारे सिलेबस में है, बुक नंबर 1 की, जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से है। इस दुनिया में जो चीज हमें सुकून दे, जॉय दे, वो हमारे लिए ब्यूटीफुल है ना? ये तो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, दिखने में अच्छा है, बातें मीठी मीठी कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है। नहीं, सुंदर क्या है आपके लिए? चाहे वो दिखने में कैसा ही हो, फिजिकल ब्यूटी कैसी हो, उसका अपेयरेंस कैसा ही हो, बट उसके साथ रह करके आपको कैसा, आपको जॉय महसूस हो, आपको रिलीफ, सुकून महसूस हो, इट मीन्स वो ही आपके लिए असली ब्यूटी है। और इस फॉर्म में यही बात की गई है कि ऐसी चीजें जिसकी कभी भी, कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट नेवर, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, ये हमेशा बढ़ती है, इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, ये कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। ये पूरी जो आपकी जो पोम है उसकी स्टार्टिंग लाइन से, भाई अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हो सकता है वो आपको ऐसे भी दे सकता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ डैश, आपको पता होना चाहिए, इज अ जॉय फॉर एवर, है ना? या हो सकता है इट्स लवलीनेस डैश, और देखे इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ऐसे भी दे सकते हैं पोम की लाइंस को। तो आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग की 4-5 जो है लाइन स्टैंजा की और लास्ट स्टैंजा की कुछ लाइंस आपको याद रखनी चाहिए। तो ये जो है कि ब्यूटीफुल वो होता है जिसकी कभी वैल्यू नथिंगनेस में नहीं जाती, यानी जो हमेशा आपके लिए स्पेशल होता है, जिसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, वो ही आपके लिए क्या है? असली ब्यूटी है। तो इस पोम को हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ा था, आप उस क्लास को जरूर विजिट करें। तो देखिए, व्हाट इज द परमानेंट ट्रेट ऑफ थिंग ऑफ अ ब्यूटी, कि परमानेंट जो खासियत है किसी ब्यूटी की, वो अकॉर्डिंग टू कीट्स क्या है? इट लवलीनेस इंक्रीजेस,
नेवर टर्न्स इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बावर प्रोवाइड अस फॉर अस अकॉर्डिंग टू द पोम? बावर का मतलब क्या होता है कि शेड, जैसे ये ट्री है एक, ठीक है, और आप जो है घने जंगल में घूम रहे थे, नहीं घने जंगल में नहीं, बहुत धूप में आप जो है चल रहे थे रोड के ऊपर, पक्का जो है चारकोल का रोड है, बहुत गर्मी है, पैर जल रहे हैं, आप परेशान हैं, और अचानक से आपको क्या दिखता है, एक हरा भरा जो है ट्री दिखता है, और आप इसके नीचे आकर के सुकून से जो है बैठ जाते हैं। तो आपको जो है ये इस ट्री में भी क्या है, एक ब्यूटी है कि आपको ये बावर, बावर का मतलब आपको शेड देती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि what does a bower provide for us according to the poem? A quiet, peaceful, shady place for sweet dreams and health. ठीक है, तो ये आपको पोम के अंदर ही लाइनें थी, मैंने बताया भी था। Why do human wave a flowery band every morning? अब देखिए एक लाइन आई थी कि the flowery band represent our connections to nature, कि जैसे हम जो है हर सुबह उठते हैं, एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, या हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल हम एक फ्लावरी बैंड जो है वो क्या करते हैं, बुनते रहते हैं, वीव करते रहते हैं, ताकि हम इस दुनिया से, इस नेचर से कनेक्टेड रहें। तो हमारा जो कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी सोल को अर्थ से जो है वो कनेक्ट करने के लिए ये फ्लावरी बैंड हम बुनते रहते हैं, किसकी बजाय, डिस्पाइट ऑल सफरिंग। हमें पता है हमारी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स है, बट हमारे अंदर एक होप है कि कभी ना कभी तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। सो होपफुल रहिए इस पोम के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी आपको होपफुल रहना चाहिए, कभी ना कभी तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। Why do humans weave a flowery band? हमें भी फ्लावरी बैंड जो है उसको वीव करना चाहिए, ताकि हम बाइंड कर सके अपनी सोल को टू द अर्थ, अर्थ के साथ अपनी सोल को जो है जोड़े रखें, चाहे कितनी भी दुख और तकलीफें हों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, what does the term pall mean? Moves away the pall from our dark spirits. Dark spirits का मतलब क्या है कि आपके आसपास बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर इविल थिंग्स होंगी जो आपको बहुत परेशान करती हैं, और एक थिंग ऑफ ब्यूटी आकर के उसको पॉल कर देगी। पॉल का मतलब क्या होता है, कवर, मतलब कि आपको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो देखिए क्या है, डार्क हैवी कवरिंग और श्राउड ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पे जो पॉल यूज किया है वो क्या किया है, फ्यूनरल क्लॉथ के लिए यूज किया है, कि ब्यूटी लिफ्ट्स द हैवी ब्लैंकेट ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम हर सोल, कि जो ब्यूटी है वो क्या करती है, वो अपलिफ्ट कर देती है जो अपनी सोल है उसको, किससे, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, सफरिंग से, पेन से, सोरो से हमें ऊपर उठाने का काम कौन करती है, ब्यूटी। यानी पॉल, पॉल का मतलब कि वो जो फ्यूनरल क्लॉथ है, जो श्राउड ऑफ डार्क सैडनेस है, उससे हमें ब्यूटी अपलिफ्ट कर देगी, हमारी डार्क स्पिरिट से हमें बाहर निकाल लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which beautiful natural elements are explicitly listed by Keats? अब आपको पता है कि इस पोम के अंदर उन्होंने स्टेंजा नंबर जो आपका फर्स्ट या सेकंड स्टेंजा, आई थिंक ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इस दुनिया में, और वो क्या करती हैं, हमें, हमारे लिए जो है हमारी डार्क स्पिरिट से बाहर निकालने का काम हमारे लिए करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, उन्होंने सन कहा है, मून कहा है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, यानी कोई ओल्ड हो कोई यंग हो ट्री, कुछ भी हो, डेफोडिल्स है, क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब है स्ट्रीम्स या फिर धाराएं या फिर नदियां, जो मीठे मीठे झरने हैं, रिवर्स हैं, डेफोडिल्स हैं, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, मून है, सन है, ये वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमें हमारे डार्क स्पिरिट्स को जो है उनसे हमें अपलिफ्ट करने का काम करती हैं। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट यू हैव व्हाट डज क्लियर रिल्स मीन? ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली एचपीएससी ने इसकी एक आप जो है पैराग्राफ, जैसे आपका पोम का एक्सट्रैक्ट नहीं आता आपकी सेकंड ग्रेड में या किसी भी उसमें, कि आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है और उसको जो है आपने क्वेश्चंस को नीचे उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उस एक्सट्रैक्ट को देख के आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ऐसा ही उसमें दिया था, उसमें क्वेश्चन था, उसी से क्वेश्चन मैंने लिया है। व्हाट डज क्लियर रिल्स मीन? क्लियर रिल्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्लीन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी जो मीठे मीठे पानी के झरने हैं उनके लिए यूज किया गया है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट है। नेक्स्ट यू हैव हु आर द माइटी डेड मेंशन्ड इन द पोम? माइटी डेड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके मन में आप महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हो कि अरे भाई साहब महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि पूरे जीवन जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, बट कभी भी जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, वो जंगलों में जो है भागे, वो जंगलों में जो है रहे, इतना मुश्किल जीवन उन्होंने काटा, पर कभी भी अधीनता उनकी स्वीकार नहीं की। तो जब उन वॉरियर्स की आप गाथाओं के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, आपको उसमें एक ब्यूटी जो है वो नजर आती है। तो यहाँ पे जो एक लाइन थी जिसमें था कि द माइटी
डेड जो है वो उन इंस्पिरेशनल फिगर्स के बारे में है, ऐसे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं के बारे में है, हीरोइक एंसेस्टर्स के बारे में है, जो अपनी ग्रैंड जो स्टोरीज हैं वो पीछे लीगेसी के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं, ताकि हम उनको पढ़ करके, उनको महसूस करके अपने लाइफ में जो है डिसीजंस ले सकें, एक्सपीरियंस ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप समझ गए होंगे जो माइटी डेड है वो किसके लिए यूज किया है, heroic ancestors who left behind grand stories. Next you have what metaphor does Kit use, endless source of beauty at the end. तो देखिए लास्ट में वो कहता है endless fountain of immortal drink pouring from the heaven. यहां पे जो है लास्ट में मेटाफर यूज किया है किसने, जॉन कीट्स ने। नेचर की जो है ब्यूटी की बात की है, डिवाइन गिफ्ट की बात की है कि भगवान जो है वो हमेशा अपने ऊपर जो है अपना अमृत एक्सिलियर जो है वो, यानी ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या है, अमृत, अमृत रूपी जो शावर है वो हमेशा हमारे ऊपर क्या है, बरसाता रहता है, और हम जो है इसको पी करके इस दुनिया में हेवनली ब्लिस को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको जो है लास्ट में मैंने बताया भी था, लास्ट लाइन है ये, What causes modern humans to feel despondence? Despondence का मतलब क्या होता है, निराशा या despair. According to the poem, कि what causes modern humans to feel, कि modern humans के क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उनके अंदर डिस्पेयर आती है, तो द लैक ऑफ नोबल नेचर्स एंड द डार्क पाथ्स वी वॉक, यानी इंसान में आपको पता है रिसेंटली जो आप देख रहे हो, अपना करंट सिनेरियो देख रहे हो कि लोग जो हैं कितने ज्यादा अनकाइंड हैं, कितने क्रूल होते जा रहे हैं, जो सिंपैथेटिक जो उनके अंदर एक जो है एलिमेंट होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो नोबल नेचर्स है, यानी जो इंसान के अंदर एक नोबल नेचर होना चाहिए उसकी कमी होती जा रही है। इंसान इंसान नहीं, जानवर बनता जा रहा है, इससे अच्छे जानवर ही है। द डार्क पाथ्स वी वॉक, और ऐसे जो है डार्क पाथ्स मतलब इविल वेज जिनके ऊपर हम ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कुछ भी अगर हमें हासिल करना है बाय हुक एंड क्रुक हम उसको करते रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, उसके लिए वो जो है ब्राइब देने के लिए, उसके लिए पैसा देने के लिए वो तैयार है, यानी वो अपनी सक्सेस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं इविल वेज से, मैं डार्कर वे से क्या कर सकता हूं, अपनी मंजिल पा सकता हूं। ऐसा नहीं होता, वो ज्यादा पीड़ादायक होता है। अब मेहनत करके जब अपनी मंजिल तक पहुंचते हो उसका स्वाद ही अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि हमारे अंदर जो डिस्पेयर आती है वो किस कारण आती है, यानी उसको डर लगा रहता है। जो पेपर खरीद के जो पेपर देगा वो पास हो जाएगा तो उसको डर बना रहेगा हमेशा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। इवन जॉब लगने के बाद भी उसको डर सताएगा कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं जो है मेरे जो है चीटिंग के बारे में पता ना चल जाए। तो इसमें इट मीन्स उसके अंदर जो डिस्पेयर आ रही है, जो निराशा आ रही है, वो किसके कारण आ रही है, जो नोबल नेचर्स की उसके अंदर कमी थी, जो बुरे रास्ते उसने जो है उस मंजिल को पाने के लिए अपनाए थे, उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें व्हाट इज कीट्स फिलॉसफी ऑफ आर्ट एक्सप्रेस्ड हियर। आपको पता है कि जितने भी नेचर पोएट्स थे वो नेचर को हीलिंग प्रॉपर्टी मानते थे, वो टीचर मानते थे, वो पोम के अंदर अपनी जो आर्ट है उसको इमॉर्टल करते थे। तो देखिए इसमें क्या है कि एस्थेटिक ब्यूटी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। एस्थेटिक ब्यूटी जो है यानी मात्र जो आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, जैसे ऑटो नाइटिंगेल है, आप कह रहे हो कि आप जो हैं उस चीज को एंजॉय करो, जैसे पोएट उसको आपको भावनाओं में बहलाना चाहता है, आप उसको उसके साथ बहते रहो, एस्थेटिक ब्यूटी को उसको एंजॉय करो, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। आपको अंदर से अगर हील होना है, आपके अपने जख्मों को जो है हील करना है, घाव को भरना है, तो आपको स्पिरिचुअली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए जो है आर्ट को एंजॉय करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसेंटली मैंने पोम जो है आपको अपलोड की है, दैट इज द लास्ट राइड टुगेदर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लव पोम्स जो मैंने आपको पूरा एक वीडियो में जो है 110 लाइन थी इसकी, 10 स्टेंजास में, ईच स्टेंजा हैज 11 लाइंस। तो आपकी पूरी की पूरी पोम मैंने विद स्ट्रक्चर, थीम, अबाउट द पोएट एंड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एक ईच एंड एवरी स्टेंजा को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। विद द पोएटिक डिवाइसेस हमने देखे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो है किस स्टेंजा में यूज किए गए हैं। मैंने इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देनी है अगर आपने कहा तो, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। सो यू हैव टू आस्क फॉर द पीडीएफ इफ यू वांट, अगर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको बताया था, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस है। इसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है और स्पीकर के सामने जो है ये तो एक्टिव है, एक जो है साइलेंट लिसनर होता है। चाहे इसकी आप माय लास्ट टचेस देख लो या लास्ट राइड टुगेदर देख लो,
इसमें जो है एक साइलेंट लिसनर होता है, वो उसकी बिलाउड भी हो सकती है, कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे ड्यूक ऑफ फेरारा स्पीकर है बाय लास्ट डचेस के अंदर, उसके सामने जो एक मैसेंजर खड़ा है, तो इसके अंदर जो है जो लास्ट राइड टुगेदर है, इसके अंदर जो है उसकी बिलाउड है साइलेंट लिसनर। तो देखिए क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक सिंगल स्पीकर होता है, इंप्लाइड साइलेंट लिसनर होता है और रिवील्स द स्पीकर्स डीप साइकी। इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी साइकोलॉजिकल, आपको पता है साइकोलॉजिकल इनसाइट्स के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस थे, और यही वो कारण था कि वो जीते जी फेमस नहीं हो पाए। उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ ब्राउनिंग, जो उनकी जो है बिलाउड भी थी, वो ज्यादा फेमस थी एट द टाइम, बट आज जब उनको पढ़ते हैं तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इनको ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिल रही है अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर। तो देखिए जो व्हाट इज द इमीडिएट सिचुएशन एट द स्टार्ट ऑफ द पोम। आपको पता है ये पोम जो है मीडियास रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। मीडियास रेस्ट मतलब ये क्लाइमेक्स से शुरू हुई थी। आपको जो है अभी एक जो है रिजेक्टेड लवर जो है वो कुछ लाइन बोलेगा, और आई सेड द डियरेस्ट, इस तरीके से वो बोलता है, आई सेड द डियरेस्ट, ये वेरी फर्स्ट लाइन है इसकी। सिंस दिस इज सो, सिंस दिस इज सो, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो ये जो पहली लाइन बोल रहा है, इसका मतलब ये मीडिया रेस्ट से शुरू हुई है। ऐसे कहता कि अरे मेरी डियरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इस दुनिया में सबसे प्यारी, अब ये सब कुछ हो चुका है। इसका मतलब उन्होंने अपने अच्छे पल जी लिए, और अब जो है उनके सेपरेशन का टाइम आ गया है। वो जो हो सकता है बिलव्ड जो है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, और अब वो उससे सेपरेशन चाहती है। तो वो लास्ट में उसको कहता है, पूरी जो है उसकी, कि तुम मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया तुमने, उसके लिए थैंक यू, मैं प्राइड के साथ तुम्हारा नाम लेना चाहूंगा, ये अधिकार तुम मुझसे कभी नहीं छीनोगी, बट अगर तुम मुझे ब्लेम ना करो, अगर तुम मुझे रॉन्ग ना समझो, तो मेरी एक विश है कि मैं तुम्हारे साथ लास्ट राइड पर जाना चाहता हूं। तो ये पोम जो है लास्ट राइड टुगेदर, ये स्टार्ट जब होती है किस सिचुएशन पे शुरू हो रही है, कि द लवर हैज बीन रिजेक्टेड एंड आस्क्ड फॉर वन फाइनल हॉर्स राइड। वो क्या कह रहा है कि हमें एक फाइनल जो है हॉर्स बैक राइड पे जाना चाहिए, चाहे सब कुछ खत्म हो गया है, पर मेरे लिए सिर्फ एक बार तुम हाँ कर दो। तो ये पोम जो है उसके बारे में है। हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू हिज रिजेक्शन। अब देखिए आजकल के जो लवर्स हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इट्स नॉट जेंडर बायस्ड, हर कोई ऐसा है आज के टाइम में, वो क्या करते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट द रिजेक्शन। उन्हें क्या लगता है मैं तेजाब फेंक दूं, अगर कोई लड़का कोई ऐसे चीट करता है सोचता है मैं चाकू से मार दूं, अगर कोई लड़की कुछ करती है तो उसको काट के फ्रिज में डाल दूं, अगर कोई हस्बैंड कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको जो है काट पीट के या धक्का दे करके कहीं से उसको जो है खत्म कर दूं। ये जो ऐसे रिजेक्शंस हैं, या आप कह सकते हो इस तरीके जो मेंटालिटी है, वो आप आज की दुनिया में देख पा रहे होंगे। पर देखिए इस लवर को देखना, आप जिस पूरी पोम को पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि कैसे जो है हैप्पी एंड नोट पे भी, यानी हैप्पी एंडिंग भी जो है किसी रिलेशनशिप की जा सकती है, यानी ब्रेकअप भी प्यार से स्मूथली किया जा सकता है। इनसे सीखें आप थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हाउ डज स्पीकर रिजेक्ट टू हिज रिजेक्शन। अपने रिजेक्शन को कैसे वो रिएक्ट करता है, तेजाब फेंक देता है, काट के बोरे में डाल देता है, नहीं नहीं, वो क्या करता है, वो विद नोबल रेजिग्नेशन ब्लेसिंग हर नेम, वो उसको दुआ देता है कि जाओ मेरी दुआ है तुम्हें कि तुम खुश रहो आबाद रहो, ठीक है, इस तरीके से वो कहता है। तो विद नोबल रेजिग्नेशन और ब्लेसिंग हर नेम, when the beloved agrees to the ride। अब देखिए भाई साहब, जब उसको कहता है कि लास्ट राइड पे मेरे को आपके साथ चलना है, अब हाँ कर देती है तो उसको लगता है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है कि मैं तो गॉड हो गया हूं, मैं भगवान हूं, मैं राजा वाली फीलिंग लेने लग जाता है लवर। तो देखिए when the beloved agrees, जब beloved हाँ कर देती है, what is the speaker's emotional state, वो कैसा फील करता है, ecstatic, feeling his soul grow wide and majestic, उसको लगता है कि उसकी जो सोल है, उसकी आत्मा जो है वो मेजेस्टिक हो गई है, शानदार फीलिंग उसको आ रही है, राजा वाली फीलिंग उसको आ रही है, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। What philosophical reflection does the speaker make about human achievements। देखो यहां पे एक फिलोसफिकल जो है कंडीशन अचीवमेंट की बात करता है, ह्यूमन अचीवमेंट की। वो कहता है कि क्या फेल आई अलोन, फेल आई अलोन, क्या मैं अकेला फेल हुआ हूं, यानी क्या इस प्रकार का रिजेक्शन सिर्फ मैंने अकेले ने झेला है। पता नहीं दुनिया में कितने लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद उनको जो है सक्सेस नहीं मिलती। तो इस तरीके का जो है रिजेक्शन झेलने वाला मैं पहला इंसान तो नहीं। तो ये जो है ह्यूमन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहता है कि नो वन एवर अचीव्स देयर फुल आइडियल्स इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो उसने सोचा हो वो सबका सब जो है उसको हासिल हो गया हो। अगर ऐसा हो जाता तो धरती को धरती कौन कहता, वो तो स्वर्ग बन जाता भाई। तो इसका मतलब किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। कभी मत सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं है उसके पास बहुत कुछ है। हर किसी इंसान के पास जो है सब कुछ नहीं होता, जो वो चाहे उसको सब वो नहीं मिल पाता। इट मीन्स ये दुनिया जो है वो
वो सब अचीव नहीं कर पाती जो उसको अचीव करना है। यानी कुछ ना कुछ जो है अधूरी ख्वाहिशें लेकर के इंसान जो है दूसरे जो है आफ्टर लाइफ वाले कॉन्सेप्ट मैंने बात की थी, आफ्टर लाइफ में जाता है कुछ अधूरी ख्वाहिशें लेकर के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the speaker compare himself to finding his own position superior? अब आपको मैंने बताया कि पोम के अंदर हमने डिस्कस किया, उसने कहा भाई साहब एक पोएट के बारे में उसने कहा, स्कल्पचर के बारे में कहा, स्टेट्समैन के बारे में कहा, सोल्जर के बारे में कहा। ये कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि सोल्जर जो है जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जो आप कह सकते हो डेथ बेड जो है उस पर जब वो होता है तो उसके ऊपर एक झंडा लगा करके उसको श्रद्धांजलि दे दी जाती है, क्या वो इनफ है? कहता नहीं, कुछ भी नहीं है। एक जो है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया उस बंदे को एक रेड फ्लैग लगा करके उसके ऊपर उसको जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। कहते पोएट ने कौन सा क्या उखाड़ लिया? अगर जो है एक पोएट जो है इतनी सारी पोएम्स लिखता है, हो सकता है उस पोएम्स को आज जो है हर कोई पसंद कर रहा हो, उसका फ्रेंड उसको जो है प्रेज कर रहा हो, आने वाले टाइम में पता है कि एक म्यूजिशियन जो है जो पोएम्स या जो म्यूजिक वो क्रिएट कर रहा है, हो सकता है वो नोट्स आज बहुत फेमस हो, बहुत लाइक किए जा रहे हो, पर ये बदलता दौर, फैशन का दौर, इसमें जो है ये गाना आज तो पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कल ना करें। ऐसे ही स्टेट्समैन के बारे में था, जो स्टेट्समैन जिसने पूरा जीवन जो है अपने सब्जेक्ट्स को यानी अपनी प्रजा को खुश करने के लिए लगा दिया, अब उसके ऊपर 10 लाइनें लिख करके उसको श्रद्धांजलि दे दी गई। तो देखिए, कहता उससे तो कहीं ज्यादा प्राप्त किया है मैंने। कहता मैंने इतना अपना पूरा जीवन जो है उसके लिए, अपनी बिलव्ड के लिए झोंक दिया, मैंने इतनी जो है उम्मीदें पाल रखी थी, बट फिर भी अगर वो नहीं कामयाब हो पाई, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मुझे एटलीस्ट ये राइट जो है, जो मेरे लिए इन सब से कहीं ऊपर है, मतलब इन सबको जो मिला है उससे कहीं अधिक मुझे मिला है, अपनी बिलव्ड के साथ एक राइड मिली है, मेरा नसीब जो है इनसे काफी अच्छा है। तो यहाँ पे स्टेट्समैन, पोएट, स्कल्पचर, म्यूजिशियन, सोल्जर, ये 3 4 5 लगभग थे। स्कल्पचर था, पोएट था, स्टेट्समैन था, सोल्जर था, म्यूजिशियन था, इन सबके साथ जो है वो कंपीट करता है और कहता है मैं ही सबसे महान हूं, मेरा ही नसीब अच्छा है। उसके बाद देखिए, व्हाट यूनिक पर्सपेक्टिव डज द स्पीकर हैव अबाउट फेलियर। अब देखिए, फेलियर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फेलियर क्या है, ये बताता, ये दर्शाता है कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। जैसे मान लो आप जो हैं बार बार किसी एग्जाम को दे रहे हैं, आप कई पॉइंटों में रह रहे हैं, 1 नंबर से रह रहे हैं, इट शोज दैट यू आर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग योर पाथ। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एटलीस्ट एफर्ट तो कर रहे हो। आप उन लोगों से अच्छे हो जो अब तक एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो है फेट को कि ये मेरी किस्मत थी, उसको आपने एक्सेप्ट करके और आप बैठ गए हैं अपने हाथ पे हाथ रख के। आप उन लोगों से अच्छे हो कि अपने जो है एफर्ट को अभी भी कंटिन्यू किए हुए हो। यानी इस दुनिया में फेलियर ऑन अर्थ लीव्स रूम फॉर परफेक्शन इन द आफ्टर लाइफ हेवन। कहते जो आपकी अधूरी ख्वाहिशें हैं, जो फेलियर्स हैं, जो इस जन्म में आपको नहीं मिली, वो हो सकता है हेवन में आपको मिल जाए। तो ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर आफ्टर लाइफ वाला यहाँ पे शो कर रहा है जो हमारा राइटर है। What fantasy does the speaker entertain in the final stanza? देखिए, what fantasy, फाइनल स्टेंजा में जो है एक फैंटेसी की, इमेजिनेशन की वो कल्पना करते हैं। क्या कहते हैं? दैट द सिंगल मोमेंट द राइट माइट फ्रीज एंड बिकम इटर्निटी, कि ये जो टाइम है ये यही थम जाए, ये राइट जो है ये इन्फिनाइट हो जाए, एवर लास्टिंग हो जाए। यानी ये धरती चाहे आज खत्म हो जाए, सब कुछ जो है कयामत की रात आ जाए, लेकिन ये राइट जो है ये इटर्नल हो जाए, ये राइट जो है मेरी क्या हो जाए, एवर लास्टिंग हो जाए। तो ये लास्ट जो है ये मोमेंट यहीं पे थम जाए, और ये जो है फाइनल स्टेंजा के अंदर ये फैंटेसी जो है स्पीकर कर रहा है। राइम स्कीम की हमने बात की थी कि इसमें जो पॉम है उसकी राइम स्कीम जो है वो क्या है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, यानी कपलेट्स है और एक लास्ट में अलग से ई है। इसका मतलब इसमें 11 लाइन स्टेंजा जिसमें 10 लाइनें क्या हैं वो कपलेट के रूप में है, और जो लास्ट वाली लाइन है वो आपकी एक सिंगल अलग से लाइन रिदमिक जो है उसको फॉलो करने के लिए। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलव्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग द राइड। अब देखिए यहाँ पे जब जो बिलव्ड है उसकी कौन सी जो खासियत है वो ड्राइड के ड्यूरिंग जो है यहाँ पे स्ट्रेस की गई है। तो कैसी है वो? साइलेंट, एनिग्मेटिक एंड न्यूट्रल प्रेजेंस, यानी वो कुछ बोल नहीं रही है, शी इज पैसिव, शी इज जस्ट इम्प्लाइड लिसनर, वो सिर्फ सुन रही है, वो कोई अपना एक्सप्रेशन या फिर अपना जो है कोई भी यहाँ पे आइडिया जो है शेयर नहीं कर रही। इट मीन शी इज कंप्लीटली साइलेंट। लास्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द मोस्ट फेमस फॉर परफेक्टिंग विच स्टाइल। तो आपको पता ही है ही इज नॉन फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि हमारी इस पोएम को भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी द 7
वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 7 poems ऑफ दिस सीरीज जो आपके सिलेबस में थी, जो हमने अच्छे से डिटेल में देखी भी हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन पोएम से, वो मैंने सारे के सारे अराउंड 70 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं. आई होप यू लाइक इट. एंड नेक्स्ट क्लास में जो है एक अलग जो है डिफरेंट सी पोएम जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, दैट इज यूलिसिस, उसके साथ मिलते हैं. कीप वेटिंग एंड डू हार्ड वर्क, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी. सो थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस क्लास टू अदर स्टूडेंट्स टू.